नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शाहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कोष्ठ एवं आशय शारीर के अंतर्गत कोष्ठांग के वर्ण की श्रृंखला में हम लोग इस पक्वाशय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आमाशय जो एज ए कोष्ठांग की बात किया था, आमाशय के बारे में, आमाशय का जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने आमाशय की बात किया था। आइए शुरू करते हैं कि पक्वाशय, आमाशय के बाद की स्थिति है पक्वाशय। तो पक्वाशय यहाँ पर पूरा जो वर्णन यहाँ पर है, जो भी विभिन्न आचार्यों ने पक्वाशय के बारे में बोला है, इनका वर्णन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ इसको बताना चाहते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित जो भी कार्य है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं मैक्सिमम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। इसलिए हम लोगों ने किया है लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड हम कोरिलेट करेंगे। बट ये तो मॉडर्न में हम लोग कोरिलेट करें, जब तक हम आयुर्वेदिक पक्ष नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं समझ पाएंगे कि ये किस, जो भी पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके किस पर्टिकुलर पार्ट को ये इंडिकेट कर रहा है पक्वाशय शब्द। तो आइए शुरू करते हैं पक्वाशय। तो पक्वाशय के बारे में देख रहे हो कि जब पक्वाशय की जो स्थिति की बात करते हैं तो पक्वाशय के जो नाम है कि कहाँ पर पक्वाशय है और पर्टिकुलर किस दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। आचार्य सुश्रुत ने जब दोषों की स्थिति के बारे में बात किया कि मतलब कि जो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष की अपनी अपनी स्थिति अर्थात उनका जो विशेष स्थान होता है, उस स्थिति में जब दोषों की सुश्रुत ने वातादि दोषों के स्थान का वर्णन करते समय यहाँ पर कुछ चीजें बताई है कि वात दोष का विशेष स्थान कहाँ होता है, पित्त दोष का विशेष स्थान कहाँ होता है और कफ दोष का विशेष स्थान कहाँ होता है। वैसे बोला जाता है कि जो दोष होते हैं सर्वशरीर होते हैं, लेकिन हर एक दोष का अपना एक विशेष स्थान होता है। तो सुश्रुत ने जो सुश्रुत सूत्र 21वें चैप्टर के श्लोक नंबर 6 में बताया है कि यहाँ देखेंगे तत्र समासेन, मीन जो वात का जो विशेष स्थान होता है, तत्र समासेन वातः, अर्थात वात का जो विशेष स्थान कहाँ है, श्रोणी और गुद रीजन में है। तो वात का विशेष स्थान श्रोणी और गुद में। तो हम लोग जानते हैं कि जो नाभि के नीचे जो है अर्थात श्रोणी गुद रीजन होता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वात का विशेष स्थान होता है। और आमाशय और पक्वाशय के मध्य अर्थात नाभि के ऊपर आमाशय पक्वाशय के मध्य तरफ देखा जाए ये क्या है, पित्त का स्थान होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सुश्रुत के मत से पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ कर रहा है वात का जो विशेष स्थान है श्रोणी और गुद के रीजन में वात का विशेष स्थान बोला है सुश्रुत ने। फिर देखते हैं कि पित्त से संबंधित क्या है, अर्थात पित्त का स्थान या समथिंग देखेंगे। फिर देखेंगे इसको कंटिन्यू जोड़ के गुद संश्रय तद उपर्यो मीन्स तद उपर्यो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो दिया हुआ शब्द तद ऊपर मतलब ऊपर, किसके ऊपर, श्रोणी गुद के ऊपर, या इसके कंटिन्यू एक श्लोक है तद ऊपर। यहाँ तक हम लोग हालांकि श्लोक एक ही में है बट इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो तद ऊपर मतलब इसके ऊपर, किसके ऊपर, श्रोणी गुद के ऊपर, लेकिन अर्धो नाभि मीन्स नाभि के नीचे, श्रोणी गुद के ऊपर और नाभि के नीचे जो स्थान है वो पक्वाशय का होता है। तो यहाँ पर देखें क्लियर कट गया, वात का स्थान क्या होता है कि एक तरह से वात का स्थान श्रोणी गुद होता है। श्रोणी और गुद अर्थात श्रोणी मतलब पेल्विक कैविटी और गुद मतलब रेक्टम या एनल रीजन की बात कर रहे हैं, वो स्थान तो वात का हो गया। फिर बात कर रहे हैं पक्वाशय की स्थिति को। फिर पक्वाशय एग्जैक्ट कहाँ है, लोकेशन या स्थिति पक्वाशय की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पक्वाशय जो पॉइंट है तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि पक्वाशय को डिफाइन कर रहे हैं। तो कह रहा है कि श्रोणी गुद के ऊपर, तो तद ऊपर है, ऊपर मतलब ऊपर, किसके, श्रोणी गुद के ऊपर, और अधो मीन्स नीचे, किसके, नाभि के अधो, नाभि के नीचे, श्रोणी गुद के ऊपर, नाभि के नीचे। इसका मतलब ये दोनों बीच का रीजन है, ये दोनों बीच का रीजन है। यहाँ पर नाभि है, इसके बीच का रीजन क्या है, ये पक्वाशय कहा जाता है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है पक्वाशय। तो देखते हैं ये पक्वाशय है। फिर क्या है, पक्वाशय मध्यम पित्तस्य। तो ये पक्वाशय जो है मध्य में पाया जाता है और इस किसका स्थान है, पित्त का स्थान है। मध्य में जो होता है पक्वाशय होता है जिसमें पित्त आश्रय करके रहता है। तो पित्त का जो विशेष स्थान होता है वो पक्वाशय होता है। पक्वाशय की स्थिति बताई है श्रोणी गुद के ऊपर लेकिन नाभि के नीचे होती है। फिर देखते हैं कि कफ के स्थान के बारे में क्या कह रहा है,
आमाशय श्लेष्मल। इससे पहले हम लोगों ने आमाशय की बात किया था, वहां पर सुश्रुत के कारण आमाशय में विशेष रूप से श्लेष्मा का स्थान पाया जाता है। तो ये आमाशय श्लेष्मल देख रहे हैं, आमाशय में श्लेष्मा का स्थान है। तो ये सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21वें चैप्टर के श्लोक नंबर 6 में ये एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये सीख मिली कि जो पक्वाशय है, पक्वाशय की स्थिति लोकेशन के बारे में देखा कि श्रोणि गुद के ऊपर है। श्रोणि गुद जो होता है वात का स्थान होता है, श्रोणि गुद के ऊपर है लेकिन नाभि के नीचे है। ये ध्यान रखना है कि नाभि के नीचे श्रोणि गुद के ऊपर जो स्थिति होती है पक्वाशय की होती है। उस पक्वाशय में विशेष रूप से पित्त का आश्रय होता है, स्थान होता है। फिर बात करते हैं हम लोग कि हेमाद्री, आचार्य हेमाद्री ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर एक टिप्पणी लिखी है। तो हेमाद्री ने कहा है पक्वाशयो, पक्वाशय की स्थिति उन्होंने भी बताई है। पक्वाशयो क्या है? पक्वाशय नाभिर अधः, इन्होंने भी कहा नाभिर अधः अर्थात नाभि के नीचे, जैसा कि सुश्रुत बोलते हैं अधो नाभि मींस नाभि के नीचे, तो उन्होंने कहा नाभिर अधः अर्थात नाभि के नीचे। पक्व अन्न स्थानम, पक्व अन्न स्थानम अर्थात पक्व अन्न स्थान जो होता है वो पक्व अन्न स्थान में अन्न जो पक चुका है। पक्व अन्न स्थान का मतलब होता है कि जो अन्न पक चुका है, इसका कंप्लीट रूप से पाचन हो चुका है। ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का जो पाचन होता है, मेनली जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो जो पचा पूरा पका हुआ पार्ट होता है भोजन का, जो कि मल के रूप में शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं पक्व अन्न। तो कह रहा है कि नाभि के नीचे पक्व अन्न स्थानम, जो अन्न पक चुका है उसका स्थान क्या कहलाता है? पक्वाशय कहलाता है। तो इस तरह से हेमाद्री ने अष्टांग हृदय पर टीका करके बताया। ये भी कुछ इसी तरह से बता रहे हैं। फिर देखते हैं कि पक्वाशय जो शब्द है उसको उसके सिनोनिम्स या उसके पर्याय की बात करते हैं। ये एक तरह से पर्याय की बात करते हैं कि ये पर्याय है, पक्वाशय के पर्याय की बात करते हैं, मींस लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ अब क्लियर कट इंडिकेट करेगा। तो देखिए यहाँ उंडुक है, तो उंडुक की बात हम लोग देखते हैं कि उंडुक जो है, जो उंडुक किसका पार्ट है? उंडुक जो है सीकम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक तरह से एलिमेंट्री कैनाल की स्थिति ये है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसोफेगस है, ये स्टमक है। स्टमक के बाद हम लोगों ने ये ड्यूडेनम की स्थिति बनाई, ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम के बाद ये नीचे की तरफ जेजुनम जाएगा, लेकिन बीच में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन की स्थिति बना देते हैं। तो ये देखेंगे ये एक तरह से पूरा हम लोग का एलिमेंट्री ये सिस्टम बन गया। तो ये है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद ये अंदर की तरफ जेजुनम, और लास्ट में क्या होता है अल्टीमेट यहाँ जब मिलता है, यहाँ मिल गया तो ये कहलाता है इलियम, कुछ इस तरह से। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग बता रहे हैं कि उंडुक। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो पर्याय पक्वाशय के पर्याय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है अल्टीमेट सीकम, ये है अल्टीमेट, ये जो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जहां पर ये इलियम का पार्ट है, लास्ट पार्ट, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का एसेंडिंग कोलन है, इसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन डीसी, और इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन एससी। ठीक है, ये है रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रही है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, अर्थात इलियोसिकल जंक्शन। तो देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर है इलियोसिकल जंक्शन। तो इलियोसिकल जंक्शन पे ये जहां मिल रहा है, ये पार्ट एक्चुअली क्या कहलाता है? ये है सीकम, COECUM, इलियोसिकम पार्ट है। इसी सीकम से हम लोग का एक, ये सीकम को ही अपेंडिक्स अटैच होता है, और इस सीकम को उंडुक नाम देते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह से सीकम उंडुक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये कहीं ना कहीं मल फीकल मैटर फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं उंडुक, ये पक्व अन्न स्थान, और दूसरा जब ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पाचन हो जाने के बाद अब ये जो पक्व अन्न है इसमें भर जाता है, भर गया, यहाँ पर मल का निर्माण शुरू हो जाता है।
तो ये साथ ही साथ पक्व अन्न स्थान भी लार्ज इंटेस्टाइन को इंडिकेट करता है। फिर पक्वाधान, पक्वाधान अर्थात पाचन होने के बाद जो आधान है अर्थात जो आश्रय है उसको लार्ज इंटेस्टाइन को पड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर देखेंगे वर्च स्थान, वर्च मीन्स होता है मल, वर्च का मतलब होता है पुरुष, वर्च का मतलब होता है मल या पुरुष, तो इसको बोलते हैं मल या पुरुष, जिसको हम लोग फीकल मैटर बोलते हैं। तो वर्च स्थान अर्थात फीकल मैटर का स्थान लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर देखेंगे मलाशय, तो मलाशय अर्थात फीकल मैटर की बात कर रहा है, ये मलाशय की बात कर रहा है। फिर देखेंगे पुरुषाधार, तो पुरुष अर्थात फीकल मैटर का जो आधार होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर देखेंगे स्थूल आंत्र मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, स्थूल आंत्र हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? पक्वाशय से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ इस तरह से है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बताने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और इसको जस्टिफाई करेंगे कि तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग अब देखते हैं कि पक्वाशय में स्थित कला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मल की बात हम लोग कर रहे हैं, पक्वाशय में स्थित जो कला होती है उसको हम लोग नाम देते हैं पुरीसधरा कला। पक्वाशय में जो कला होती है, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, कला का मतलब होता है किसी भी विसरा का, किसी भी आर्गन का जो इनर लाइनिंग होता है या आउटर लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो उसको बोलते हैं कला का मतलब मेम्ब्रेन, एक थीन मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो पक्वाशय में स्थित कलाओं की संख्या 7 होती है, तो नोट कर लीजिएगा कलाओं की संख्या 7 होती है। फिर देखेंगे पुरीसधरा कला के बारे में कर रहे हैं, पक्वाशय अर्थात जिसमें बात कर रहे हैं उसमें पुरीसधरा कला होती है। अब उस पुरीसधरा कला के बारे में देखते हैं उसका क्या कार्य है, पूरा पूरा इस इंटेस्टाइन से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पंचमी पुरीसधरा नाम, जो पुरीसधरा कला है किस नंबर पे, एक सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि ये 5वें नंबर की कला होती है पुरीसधरा कला। तो ये किसकी कौन सी नंबर पे है? 5th, 5वीं जो कला होती है पुरीसधरा कला होती है। तो पंचमी पुरीसधरा नाम, जो 5वीं कला होती है पुरीसधरा कला होती है। हम लोग अभी इसके आगे पढ़ेंगे कला का वर्णन प्रकरण। या अंतःकोष्ठे मीन्स जो पुरीसधरा कला होती है उसकी कोष्ठ का मतलब होता है यहाँ पर जो पक्वाशय की बात कर रहा है, किसके अंत में अर्थात किसके अंदर क्या होता है, किसके अंदर लाइनिंग होती है अर्थात पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके इनर लेयर में जो एक तरह से लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग है इनर लेयर में, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है एक तरह से। तो ये देख रहे होंगे एक तरह से हम लोग लाइनिंग बना रहे हैं, इसके इनर लेयर में जो है जो 5वीं पुरीसधरा कला होती है ये इस तरह से होती है। इसके इनर लाइन में जो म्यूकस लेयर होती है वो क्या करती है, या अंतःकोष्ठे मतलब जिस पक्वाशय के अंत में, अर्थात कोष्ठ मतलब पक्वाशय के अंदर क्या होती, मल विभजते, मल का विभाजन करती है। तो मल का विभाजन हम लोग देखते हैं किस लेवल पर शुरू होता है, अर्थात पुरुष का निर्माण अर्थात फीकल मैटर का निर्माण किस लेवल पे होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ इलियम के बाद हम लोग एंट्री कर गए लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे ही जो फूड मटेरियल जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज होता है कि फीकल मैटर फॉर्मेशन। तो फीकल मैटर का फॉर्मेशन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो पहला पार्ट होता है आपका सीकम अर्थात जिसको हम लोग उंडुक कहते हैं, वो सबसे पहले शुरुआत करता है फीकल मैटर फॉर्मेशन का। अल्टीमेट यहाँ पर जो कला है मीन्स इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, तो जो भोजन पक के आया है, पाचन हो गया है, अब अंदर की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री किया था, सीकम में एंट्री किया, सबसे पहले पार्ट यहाँ पर एंट्री किया। तो यहाँ क्या करेगा, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो वाटर के एब्जॉर्प्शन या डिफरेंट जो आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन करेगा और साथ ही साथ फीकल मैटर अलग कर देगा, वाटर को अलग भेज देगा, कहेगा बॉडी में इसको रिसाइकिल करा देगा, या जो अदर एलिमेंट्स है उसको रिसाइकिल के लिए भेज देगा। बाकी फीकल मैटर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, ये सब आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये कला हर जगह है, ठीक है, ये आगे बढ़ाते जाएंगे, अल्टीमेटली ये फीकल मैटर बाहर निकल जाता है। तो ये रेक्टम होता है, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं
कि इसके जो भी आवश्यक एलिमेंट जो है एब्जॉर्ब हो गए हैं, वाटर का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो गया है, अर्थात जो एक प्रॉपर पुरुष होता है जिस फॉर्म में उस रूप में आ जाता है सेमी सॉलिड रूप में, तब ये इसको मल विसर्जन होता है जब हम लोग को अनुभूति होती है। तो ये कह रहा है कि उंडुकस्थ, और फिर देखेंगे यहाँ पर मल विभजते पक्वास्यस्था, अर्थात जो पुरीधरा कला है वो कहाँ स्थित होती है, पक्वाशय में स्थित होती है, पक्वास्यस्था। पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन के इनर साइड में लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। फिर देखेंगे कि फिर बता रहे हैं यकृत समन्तात कोष्ठ, जो कोष्ठ अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, कोष्ठ का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, किसके पास होता है, यकृत के पास होता है। ये कह रहा है यकृत समन्तात, तो ये कहीं ना कहीं लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्थिति होती है ये एक तरह से यकृत के पास होती है। तो ये कह रहा है कि यकृत समन्तात यकृत के पास होता है। यकृत के पास होने का मतलब यकृत का जो बाइल जूस होता है यहाँ पोर्ड होता है और इसका पाचन होता है, ये कहीं ना कहीं पास में है। तो कह रहा है यकृत समन्तात अर्थात यकृत के पास रहते हुए जो कोष्ठ अर्थात जो पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तथा अंतराणी समाश्रिता अर्थात आंत्र, अर्थात देख रहे हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन अंतराणी समाश्रिता आंत्र में स्थित होता है। उंडुकस्थ आंत्र में अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है उंडुक, ये पार्ट कहलाता है उंडुक, तो यह सीकम या उंडुक। उंडुकस्थ उंडुक में स्थित जो पंचमी पुरीधरा कला होती है, विभजते मल, मल का विभाजन करती है, साथ ही साथ मलधरा कला, तो पांचवी कला को मलधरा कला या पुरीधरा कला भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कि पक्वाशय का इंपॉर्टेंस है। पक्वाशय के में पांचवी पुरीधरा कला होती है जो कि मल का विभाजन करती है। तो हम लोगों ने यहाँ इसका कोरिलेशन देखा। कुछ पॉइंट देखते हैं कि उंडुक में पेशियों की संख्या, तो उंडुक अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, पक्वाशय का ही पार्ट है उंडुक, जिसको हम लोग बोलते हैं उंडुक अर्थात सीकम। तो देखेंगे ये इसमें कितनी पेशियां होती है, 6 पेशियां सुश्रुत ने बताई है। फिर देखते हैं कि इस पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में जो है किस प्रकार की स्नायु होती है। तो जब स्नायु के प्रकार हम लोगों ने देखा था तो वहाँ सुषिर स्नायु पाई जाती है। हम लोग ने बात किया था कि आमाशय, पक्वाशय और बस्ती में सुषिर स्नायु होती है, तो यहाँ पक्वाशय की बात चल रही है तो यहाँ पर सुषिर स्नायु पाई जाएगी। फिर हम लोगों ने बात किया था कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, तो जब हम लोगों ने देखा था कि आमाशय, पक्वाशय, आमाशय के प्रकरण में भी मूत्र निर्माण प्रक्रिया देखा था, तो यहाँ पर पक्वाशय से निकलने वाली, तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने देखा कि पक्वाशय से निकलने वाली मूत्रवाह नाड़ियां, अर्थात जो मूत्र का लेवल होता है निर्माण आमाशय पक्वाशय के मध्य होता है, तो पक्वाशय से निकलने वाली मूत्रवाह नाड़ियां, मूत्र को वहन करने नाड़ियां बस्ती का मूत्र से तर्पण करती है। तो जो बस्ती की बात हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की बात भी किए थे। तो पक्वाशय से निकलने वाली मूत्रवाह नाड़ियां बस्ती का तर्पण करती है, अर्थात बस्ती को फिल करती है, भरती रहती है, बूंद बूंद से तर्पण करती है। और उसका एग्जाम्पल उसी तरह से है जैसे नदियां सागर का तर्पण करती रहती है, जैसे नदियां अल्टीमेट सागर में जाके मिलती हैं, उसी तरह से जो मूत्र जो बन रहा है पक्वाशय से, वहां से जो नाड़ियां आ रही है, मूत्र को अनुवहन करने नाड़ियां, वो बस्ती को तर्पण कर रही है, जिस प्रकार से नदियां सागर का तर्पण करती है। तो ये जो रेफरेंस है मूत्र निर्माण प्रक्रिया में बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने पक्वाशय को देखा कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, मींस जो फीकल मैटर फॉर्मेशन होता है उसकी तरफ इंडिकेट करता है। जब अन्न का कंप्लीट रूप से पाचन हो जाता है और वहां पर उसके बाद पूरी या फीकल मैटर फॉर्मेशन शुरू होता है, तो उस लेवल की बात हम लोगों ने पक्वाशय के लेवल पे किया। धन्यवाद।